क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2। बट बिफोर स्टार्टिंग, आप जानते हो हमारे फेमस 3 इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, लेटना नहीं है, हाथ पे कॉपी और पेन रखना है और इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करना है। नंबर 2, जो भी डाउट्स हैं बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में आपको पूछना है। एंड नंबर 3, जब तक पलक मैडम पढ़ा रही है हमें उठना नहीं है, हमें भी पढ़ना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमने पार्ट 1 लेक्चर 7 में क्या पढ़ा था। दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें 5 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप इंजेशन, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप डाइजेशन, डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है हम ये पढ़ रहे थे। तो डाइजेशन बेटा जी हमारी बॉडी में 3 जगहों पर होता है। सबसे पहले खाने का डाइजेशन होता है हमारे माउथ में, फिर होता है स्टमक में और फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में डाइजेशन कैसे होता है खाने का हमने पढ़ लिया, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है हमने वो भी पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन कैसे होता है। एक चीज मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जब माउथ में खाने का आधा अधूरा पार्शियल डाइजेशन होता है और फिर वो खाना जब हमारे ईसोफेगस से स्टमक की ओर आगे बढ़ता है, तब हम उसे फूड नहीं बोलते, तब हम उसे बोलते हैं बोलस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये जो बोलस स्टमक में आता है, फिर स्टमक में भी इसका थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होता है। अब ये वापस से आधा अधूरा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम इसे बोलस नहीं बोलेंगे, अब हम इसे कहेंगे काइम। क्या बुलाते हैं हम इसको? काइम। ओके, नया वर्ड है, कैसे याद करते हैं? 5 टाइम्स। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मैं बता दूं, हम लोग इसी तरह याद करते हैं, बिना हंसे बिना शर्माए। आपको मेरे साथ ये 5 बार 10 बार बोलना है ताकि लेक्चर के बाद में आपको अलग से बैठ के पढ़ना ना पड़े। मेरे साथ यहाँ पे सारी मेहनत आप कर लीजिए। तो याद रखेंगे, स्टमक से जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसे हम फूड नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं काइम। 5 बार, काइम 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 काइम। ठीक है, तो अभी हमें आज पूरे लेक्चर में यही समझना है। अब देखिए, स्टमक में जो खाना है आधा अधूरा डाइजेस्ट होके जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसे हम काइम बोलते हैं, ये तो हम जान चुके। लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस काइम का डाइजेशन कौन कौन करवाएगा? तो वहां पे 3 ऑर्गन्स मिलकर इस काइम का डाइजेशन करवाते हैं। वो कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहले लीवर, फिर पैनक्रियास और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन खुद। स्मॉल इंटेस्टाइन एकदम लास्ट में डाइजेशन करता है, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाता है तो पहले लीवर काम करेगा, फिर पैनक्रियास काम करेगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगा। अब आप पूछोगे कि मैडम लीवर पहले काम क्यों कर रहा है? पैनक्रियास भी तो कर सकता था। तो पैनक्रियास जो है वो बहुत नखरे वाला होता है। वो बोलता है कि स्टमक से ये जो काइम आ रहा है ना, ये बहुत एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि याद करिए, स्टमक में रिलीज हुआ था HCl। किसने रिलीज किया था? ऑक्जेंटिक सेल्स ने रिलीज किया था। और HCl जब रिलीज हो गया था तो स्टमक में क्या पीएच हो गया था? 1.8। तो ये काइम का भी पीएच क्या था? 1.8। स्टमक में HCl रिलीज हुआ तो खाना पूरा का पूरा, मतलब काइम पूरा कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अब वो एसिडिक काइम 1.8 पीएच वाला आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैनक्रियास ने बोला नहीं, मैं इतने एसिडिक खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डाइजेस्ट नहीं करूंगा। तो फिर लीवर आता है, वो बोलता है ओके ओके पैनक्रियास भाई साहब टेंशन मत लो, मैं इस एसिडिक खाने को अल्कलाइन बना देता हूँ, बेसिक बना देता हूँ, थोड़ा सा डाइजेशन भी कर देता हूँ, फिर आप कर लेना, तब तो चलेगा ना। तो पैनक्रियास कहता है हाँ हाँ फिर ठीक है, तू पहले लीवर इस खाने को अल्कलाइन बना दे, इस काइम को अल्कलाइन बना दे,
फिर मैं इस अल्कलाइन काइम पर डाइजेशन का काम चालू कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब कैसे होता है हम समझते हैं आगे। Okay, digestion in small intestine. It is the ultimate site for complete digestion of carbohydrates, proteins and lipids. ये जो लाइन है ये आप सिर्फ अभी पढ़ लो, इस लेक्चर के एंड तक आपको ये लाइन पूरी जस्टिफाई होते हुए मिलेगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनल साइट है जहां पे खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट कहां हुआ था? माउथ में, उसके बाद कहां हुआ? स्टमक में, और लास्ट में फाइनल डाइजेशन कंप्लीट कहां हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस किस का डाइजेशन कंप्लीट होगा? याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था पिछले लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट्स मतलब लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म था ग्लूकोज, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म था अमीनो एसिड्स, और फैट्स का यानी कि लिपिड्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये सारा का सारा कंप्लीट डाइजेशन कहां हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कैसे? अभी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, chyme in small intestine receives digestive juices from 3 sources. अब आप लोग जानते हैं कि ये chyme क्या होता है? जो स्टमक से आया है एसिडिक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो वो जो chyme है उसको डाइजेस्ट करने के लिए 3 लोग काम करते हैं। सबसे पहले काम करता है लीवर, फिर काम करता है पैनक्रियाज, और फिर फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन खुद। अब ये तो हमको पता चल गया कि लीवर और पैनक्रियाज में से पहले काम कौन करेगा? लीवर काम करेगा। अच्छा, अभी कैसे? देखो जी, लीवर जो है वो एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, पैनक्रियाज अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो माउथ है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो भी रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव जूस, तो उसका नाम था सलाइवरी जूस। वैसे ही स्टमक के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स थे जिन्होंने एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज किया था, जिसकी वजह से खाने का डाइजेशन हुआ था। उसका नाम क्या था? गैस्ट्रिक जूस। तो माउथ ने रिलीज करा सलाइवरी जूस, स्टमक ने रिलीज करा गैस्ट्रिक जूस, वैसे ही लीवर ने रिलीज करा बाइल जूस। ये बाइल शब्द तो नया है, कैसे याद करेंगे? बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। बस इतना याद कर लो। लीवर का डाइजेस्टिव जूस जो है उसका नाम क्या है? बाइल जूस। अब आते हैं पैनक्रियास पे। वेरी सिंपल, पैनक्रियास के नाम से ही है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। लास्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका नाम क्या है? उसको आप बोल सकते हो इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोल सकते हो? इंटेस्टाइनल जूस, या फिर उसका दूसरा नाम, हाँ जी याद करना पड़ेगा, दैट इज सक्कस एंटेरिकस। हो जाएगा याद? बोलो मेरे साथ, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, अब ये सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस कैसे काम करते हैं, क्या एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये हम अभी आगे चल के पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज कर रहा है, तो वो डाइजेशन में कैसे मदद करता है। देखिए, ये रहा आपका सुंदर सा लीवर। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि लीवर के पास में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, और लीवर का लोकेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, अपर राइट कॉर्नर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं बोला है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसमें से सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा है? लीवर है। दूसरी बात, इट सेक्रेट्स बाइल जूस, ये तो हमने पढ़ लिया है। और फिर है कि एक दिन में लीवर कितना बाइल जूस रिलीज करता है, उसका वॉल्यूम होता है 0.5 to 1 लीटर्स पर
डे। ये एक दिन में इतना बाइल जूस रिलीज कर देता है। अब आपको जो समझना है वो आप देखिएगा बहुत ही ध्यान से। देखो जी, ये आपका राइट लोब है और ये आपका लेफ्ट लोब है। ऐसी बात बताऊंगी जो आपके क्लास में किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, पर आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका लेफ्ट लोब है, यहाँ से एक डक्ट निकल रहा है, और ये राइट लोब है, यहाँ से भी एक डक्ट निकल रहा है। ठीक है, तो अब इन दोनों डक्ट्स के कुछ नाम है ऑब्वियसली। अच्छा, लीवर के सेल्स का नाम क्या था? हिपेटोसाइट्स। क्या था? हिपेटोसाइट्स। उसी के नाम से ये डक्ट का भी नाम रखा गया है। ये लेफ्ट साइड से आ रहा है तो इसे हम बोल देंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये जो है ये राइट लोब से आ रहा है तो इसे हम बोल देंगे राइट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, अब ये राइट और ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट मिलकर एक कॉमन रास्ता बना रहे हैं। इस कॉमन रास्ते को हम क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। राइट साइड से भी आ रहा है, लेफ्ट साइड से भी हिपेटिक डक्ट आ रहा है, दोनों मिल गए हैं तो उसे हमने क्या बोल दिया? कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या बोल दिया? कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब देखिए, ये जो आपको ऑर्गन दिख रहा है छोटा सा लीवर के बेस पे, हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ये है गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसको हम? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से भी एक रास्ता, एक डक्ट निकल के आ रहा है। उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? देखेंगे, उसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब ये जो लीवर से दोनों लोब से मिलके आया है कॉमन हिपेटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से आया है सिस्टिक डक्ट, ये दोनों मिला के फिर से यहाँ पे एक कॉमन डक्ट, कॉमन रास्ता मिलकर बना रहे हैं और उसका नाम होता है, मैं आपके लिए बना देती हूं, उसका नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमन बाइल डक्ट। वंस अगेन, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। फिर से देख लो, ये है आपके लीवर का राइट लोब और ये है लेफ्ट लोब। राइट लोब से आया था राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से आया था लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट्स ने मिलकर बनाया है एक कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब लीवर के बेस पे प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, वहां से एक डक्ट निकला है, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। नाउ द सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपेटिक डक्ट टुगेदर यूनाइट, एक साथ मिलते हैं और बनाते हैं एक कॉमन रास्ता, उसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये रास्ता आपको याद करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये जो लीवर है ये बाइल जूस तो रिलीज करता है, कहाँ रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। गलत। ये जो लीवर है ये बाइल जूस सबसे पहले भेजता है गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर उसको चेक करता है और उसमें से बहुत सारा पानी अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब बाइल जूस जो लीवर ने बनाया था उसमें से पानी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? गॉल ब्लैडर ने। तो बाइल जूस अब कैसा हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूस फाइनली कॉमन बाइल डक्ट से गुजरता हुआ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां पे खाने को डाइजेस्ट करेगा। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन समझ में आया? क्या करता है गॉल ब्लैडर? लीवर के द्वारा भेजे गए बाइल जूस में से वो क्या करता है? बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और बाइल जूस को बना देता है कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूस कहाँ जाता है? ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करने जाता है?
डाइजेशन करने जाता है। कैसे, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। ये पार्ट आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो जी, कंपोनेंट्स ऑफ बाइल जूस। ये जो बाइल जूस है लीवर ने जो बनाया था, फिर गॉल ब्लैडर ने उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाया था। अब उस बाइल जूस के अंदर फाइनली क्या होता है, तो उसके अंदर होता है बाइल सॉल्ट्स और फिर होता है बाइल पिगमेंट्स। ये दो नाम आप देख लीजिए, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। मतलब बाइल जूस जो लीवर ने बनाया था उसमें क्या नहीं है, उसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, तो फिर वो डाइजेशन कैसे करेगा, अभी देख लेते हैं। पहले तो बाइल सॉल्ट्स जो है उनके 3 नाम है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और लिखना है, तो उसके नाम याद करेंगे। बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट। नेक्स्ट नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट सोडियम ग्लाइकोकोलेट, नॉट चॉकलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो ये तीनों सॉल्ट्स हैं, बिना देखे ईमानदारी से मेरे साथ बोलेंगे, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये 3 सॉल्ट्स हैं, प्लस कुछ बाइल जूस के अंदर पिगमेंट्स होती है, उनका नाम होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, नॉट बिली, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ये दोनों पिगमेंट्स होती है जो कि येलो कलर की होती है। तो फिर ये येलो कलर हमारी बॉडी में कहाँ आता है, बिल्कुल सही गेस किया, यूरिन एंड स्टूल। जो हमारे यूरिन का कलर येलो होता है, हमारे स्टूल का कलर येलो होता है, that is because of the presence of bile pigments which are bilirubin, biliverdin। इनकी वजह से हमारे यूरिन और स्टूल का कलर येलो आता है। और अगर यही बाइल पिगमेंट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठी होने लगती हैं, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर पीला रंग ज्यादा आ जाएगा और उससे एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में हम पीलिया बुलाते हैं और इंग्लिश में आप उसे जॉन्डिस बुलाते हो। अब समझ में आया, जॉन्डिस लीवर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जॉन्डिस में ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं इनका बॉडी के अंदर अक्यूमुलेशन, डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, इनके 2 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो स्टमक से एसिडिक काइम आ रहा था ये उसको एल्कलाइन बनाएंगे। किसके लिए, पैनक्रियास बाबा के लिए। तभी तो पैनक्रियास इस एल्कलाइन खाने को डाइजेस्ट करेगा। तो सबसे पहला काम हमारे बाइल सॉल्ट्स का, इन तीनों सॉल्ट्स का क्या है, टू मेक एसिडिक काइम कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन। जो स्टमक से एसिडिक खाना आ रहा है उसको एल्कलाइन बनाने का काम ये 3 सॉल्ट्स करते हैं। अब दूसरा फंक्शन समझ लो। दूसरा फंक्शन, इनकी नजर होती है लीवर की सिर्फ एक चीज पे, एंड दैट इज फैट्स, यानी कि लिपिड्स। और हमारी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये इन बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी को, ये जो छोटे वाले आपके ग्लोब्यूल्स हैं इनको हम बोलते हैं इमल्सिफाइड
फैट्स। क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स। याद करेंगे, नया वर्ड है इमल्सिफाइड। बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स। मतलब कि ये जो बाइल सॉल्ट्स है ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे 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 फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं, छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं इमल्सिफाइड फैट्स। क्या बोल देते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, देख लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट्स? दे कन्वर्ट एसिडिक फूड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? chyme, that is coming from stomach into alkaline food, basic food, ताकि पैंक्रियाटिक जूस कैन एक्ट ऑन इट, क्योंकि पैंक्रियास नखरे वाला है। नेक्स्ट, दे परफॉर्म इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि बड़े बड़े लिपिड्स को, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देना। तो इसके लिए इक्वेशन हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये लिपिड्स हैं, किस साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखेंगे? इमल्सिफाइड फैट्स, और बीच में क्या लिख देंगे? प्रोसेस का नाम, दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और किसने करवाया है वो भी लिख दो। किसने करवाया है? बाइल सॉल्ट्स ने करवाया है। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है एग्जाम में। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है हमारे पैंक्रियास की फाइनली। तो लीवर का डाइजेशन तो हमने देख लिया कि लीवर ने जो स्टमक से आए हुए एसिडिक काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे अल्कलाइन बनाया और उसमें कैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स किया। उसके अलावा लीवर ने किसी भी और न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने में मदद नहीं करी। अब बात करते हैं पैंक्रियास की, जो क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब ध्यान से देखना, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आप मुझे इसकी लेबलिंग में हेल्प करिए। ये है राइट लोब ऑफ लीवर, ये है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ये वाला कौन सा डक्ट है? हमने अभी देखा, दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अभी हमने देखा, क्या बोलते हैं इसको हम? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। अच्छा, ये क्या है? इसको हमने बोल दिया था राइट हेपेटिक डक्ट। अभी पीछे हमने देखा, इन्होंने मिलाकर यहाँ पे ये क्या बना दिया है? इन्होंने बनाया है कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बना दिया बेटा जी? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये गॉल ब्लैडर है, यहां से जो निकल रहा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये भी हमने देखा। अब ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर यहां पे बना चुके हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाया है? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये है पैंक्रियाज। ये जो हमको दिख रहा है ना येलो येलो, ये एक्चुअली येलो कलर का नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ये दिखाया है पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज से ये आ रहा है पैंक्रियाज का डक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पैंक्रियाटिक डक्ट। क्या लिख दिया मैंने भैया? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये आया कुल मिला के पूरे लीवर और गॉल ब्लैडर से जो फाइनली एक डक्ट आया है, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। और ये पैंक्रियास से जो आया है इसको हमने बोल दिया है पैंक्रियाटिक डक्ट। देखो, अब ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये मिलके यहाँ पे एक कॉमन डक्ट बना रहे हैं। इस कॉमन डक्ट का नाम आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका मैं नाम आपको लिख के बता देती हूँ, दैट इज हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कैसे? हेपेटो शब्द आया है लीवर से, क्योंकि ये कॉमन बाइल डक्ट पूरे लीवर से आया है,
और पैंक्रियाटिक शब्द आया है पैंक्रियास से। तो पैंक्रियास का और लीवर का जो डक्ट है वो फाइनली मिलकर एक कॉमन डक्ट बना रहा है, जिसको हमने बोला है हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। नया वर्ड है, वापस से याद कर लेंगे, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इस हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से आपका जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है पहले, फिर इस हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से जो पैंक्रियाटिक जूस है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, मगर बाद में जाता है। इतना समझ में आ गया आपको? इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब फाइनली पैंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर होते हैं 3 एंजाइम्स जो बाइल जूस में नहीं थे। देखो, सलाइवरी जूस में एक एंजाइम था, कौन सा? दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। गैस्ट्रिक जूस में भी एक एंजाइम था, दैट इज पेप्सिन। फिर हमने देखा बाइल जूस जो लीवर ने रिलीज करा, उसके अंदर तो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं था। अब हम आ गए हैं पैंक्रियाटिक जूस में, जिसके पास 3 एंजाइम्स होते हैं, और वो तीनों एंजाइम्स के नाम पहले आप देख लीजिए, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। याद कर लेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। बिना देखे बोलेंगे, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स हैं, मगर जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है इसका एक दूसरा नाम है जो बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नाम आपको याद करना पड़ेगा, विच इज स्टीप्सिन। क्या नाम है? स्टीप्सिन। बोलेंगे स्टीप्सिन, 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 स्टीप्सिन। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स हैं। अब इन एंजाइम्स का क्या फंक्शन है हम एक एक करके देखेंगे। जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटीन का तो डाइजेशन हो गया था मैडम स्टमक में, पेप्सिन ने किया था। तो याद करो, स्टमक में आधे प्रोटीन्स को पेप्सिन ने तोड़ा था इनटू पेप्टाइड्स, लेकिन आधे प्रोटीन्स अनटच्ड थे, बचे हुए थे। तो ट्रिप्सिन उन बचे हुए आधे प्रोटीन्स को फाइनली तोड़ देता है इनटू अनदर इंटरमीडिएट प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज पेप्टोन्स। ठीक है, तो बचे हुए जो प्रोटीन्स थे उनका डाइजेशन कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम ने किया? ट्रिप्सिन ने किया। किसने तोड़ दिया? पेप्टोन्स ने तोड़ दिया। मतलब फाइनली अब प्रोटीन के नाम पे हमारी बॉडी में केवल 2 चीजें बची हैं, वो भी सिंपलर फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। वो क्या है? पेप्टाइड्स जो स्टमक में बन गए थे, और पेप्टोन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बन गए हैं। किसकी वजह से? पैंक्रियाटिक जूस की वजह से। कौन से एंजाइम की मदद से? ट्रिप्सिन की मदद से। अब देख लेते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज। देखो, ये अमाइलेज वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, वो पढ़ा था माउथ के अंदर, सलाइवरी अमाइलेज। और वो किसको तोड़ रहा था? वो स्टार्च को तोड़ रहा था। तो ये भी क्या करने वाला है? स्टार्च को तोड़ेगा। पर मैडम, माउथ में जब सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च का डाइजेशन कर दिया था, तो फिर ये क्यों कर रहा है? अरे याद करो, वहां मैंने बताया था कि जो सलाइवरी अमाइलेज है या टाइलिन है, वो सिर्फ और सिर्फ 30% स्टार्च को मैल्टोज में तोड़ता है। बचा हुआ 70% स्टार्च, उसको भी तो डाइजेस्ट करना है। कौन करेगा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और वो बचे हुए स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ देगा? वो तोड़ देगा वापस से मैल्टोज में। किसमें तोड़ेगा? मैल्टोज में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक चीज और। लास्ट जो हमारा बचा है दैट इज पैंक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज है, एज लगा दिया है। मैंने पहले भी बताया था, किसी के आगे एज लगा दोगे मतलब उसका टूटना होता है। तो पैंक्रियाटिक लाइपेज
लाइप मतलब लिपिड्स, पैंक्रियाटिक लाइपेज लिपिड्स को तोड़ता है, ठीक है। लेकिन मैडम अभी तो लिपिड्स का डाइजेशन किसने किया था, लीवर ने कर दिया था। लेकिन याद करो लीवर ने सिर्फ और सिर्फ वो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉलर स्मॉलर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में तोड़ा था, यानी कि इमल्सिफाइड फैट्स में तोड़ा था। वो इमल्सिफाइड फैट्स सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ये कुछ इमल्सिफाइड फैट्स को, थोड़े थोड़े ऐसे इमल्सिफाइड फैट्स जो ग्लोब्यूल्स थे, सारे नहीं केवल थोड़े थोड़े, उनको तोड़ देता है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, लिख देती हूं आपके लिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इस तरह से हमारे पैंक्रियाटिक जूस ने डाइजेशन किया है। क्या एंजाइम्स थे, 3 एंजाइम्स थे, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या करा, बचे हुए प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ दिया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने बचे हुए स्टार्च को मैल्टोज में तोड़ दिया, और पैंक्रियाटिक लाइपेज ने थोड़े थोड़े इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स में तोड़ दिया। इसी को हम आगे देख लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ देखो जी, प्रोटीन्स है, आधे प्रोटीन्स है, उनको किसने तोड़ दिया, पेप्टोन्स ने, पेप्टोन्स में तोड़ दिया। किसने तोड़ा, उसका नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज ट्रिप्सिन, ठीक है। अब स्टार्च को मैल्टोज में तोड़ दिया, किसने तोड़ा, नाम लिख दो जी, दैट इज पैंक्रियाटिक अमाइलेज, किसने तोड़ा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और फिर इमल्सिफाइड फैट्स, सारे नहीं थोड़े से इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में तोड़ गिराया, किसने, पैंक्रियाटिक लाइपेज। और इसी का दूसरा नाम अभी हमने करा, दैट इज स्टीप्सिन, ठीक है, लिख लीजिए इसे भी अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, फाइनली हम आ गए हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पे। देखो जी, पहले तो स्टमक से जो एसिडिक काइम गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके ऊपर पहले लीवर ने काम कर दिया, उसको अल्कलाइन बना दिया, उसमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया। फिर आया बड़े मजे से पैंक्रियाटिक जूस, उसके तीनों एंजाइम्स ने थोड़ा बहुत और डाइजेशन कर दिया। अब फाइनली सारा का सारा जो डाइजेशन बचा हुआ है वो किसके जिम्मे आ गया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जिम्मेदारी बन गई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं ये भी अपना डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, उसका क्या नाम होता है, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस, जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। अब उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसका फॉर्चुनेटली आपको नाम याद नहीं करना है, बस इतनी सी बात है कि बचे हुए हमारे जो प्रोटीन्स हैं, देखो जी अब प्रोटीन के नाम पे हमारे पास 2 ही चीजें बची हैं, वो क्या है, पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स। उनको फाइनली ये जो सकस एंटेरिकस है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स यानी कि अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। तो प्रोटीन्स हमारे पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गए हैं। अब बचा कार्बोहाइड्रेट के नाम पे हमारे पास मैल्टोज, क्योंकि 30% स्टार्च 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ पे डाइजेस्ट हो गया था, बचा हुआ 70% जो स्टार्च था वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर दिया था। तो कार्बोहाइड्रेट के नाम पे हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, मैल्टोज। अब ये मैल्टोज को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ये आपका सकस एंटेरिकस तोड़ देगा एंड दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। अब इमल्सिफाइड फैट्स तो डाइजेस्ट हो गए थे, आधे हुए थे। जो पैंक्रियाटिक लाइपेज था उसने थोड़े इमल्सिफाइड फैट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया था, मगर बचे हुए इमल्सिफाइड फैट्स का क्या तो ये जो बचे हुए इमल्सिफाइड फैट्स हैं इनका भी डाइजेशन सकस एंटेरिकस करवा देता है इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स व्हिच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट्स और लिपिड्स। तो यहां हो गया हमारा डाइजेशन कंप्लीट। कार्बोहाइड्रेट्स के नाम पे हमारे पास क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। अब आप इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते और ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स आ गया है,
और लिपिड्स का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आ गया है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में प्रेजेंट है। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन मतलब होता है रास्ता, मतलब पैसेज। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब हमारे पास पे यही वाले डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब ये डाइजेशन फाइनली समाप्त होता है, फाइनली खत्म होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, जरूरी नहीं है सब कुछ याद हो जाए। ये लेक्चर्स आप बार बार देख सकते हैं टू कीप थिंग्स इन योर माइंड। ओके, सो फाइनली छुपा रुस्तम डोज 4 पे हम आ गए हैं। कुछ ऐसा कंटेंट देखने वाले हैं जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ऐसी इंपॉर्टेंट पढ़ाई की चीजें हैं जिसमें छुपे बैठे हैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो ऐसे हमको नहीं दिखते हैं मगर एग्जाम में आ जाते हैं। तो वो कंटेंट भी देख लेते हैं। सबसे पहले है मम्प्स। ये मम्प्स क्या है? हमने कभी नाम सुना है क्या इसका? देखो जी, ये जो मम्प्स होते हैं ये एक तरह का इंफेक्शन होता है, एक बीमारी होती है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स की। याद करिए, हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड थे, उसमें से एक लार्जेस्ट पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड था विच वाज पैरोटिड ग्लैंड, जो हमारे कान के ठीक आगे सामने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, जब इन पे एक वायरस, डेंजरस वाला वायरस जिसका नाम होता है पैरामिक्सोवायरस, क्या नाम होता है? पैरामिक्सोवायरस। लर्न इट, पैरामिक्सोवायरस, 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 पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस नाम का एक पैथोजेन होता है जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स की क्या करवा देता है? स्वेलिंग करवा देता है, उनमें इन्फ्लेमेशन करवा देता है, उनमें इन्फेक्शन करवा देता है। दैट डिजीज इज कॉल्ड एज व्हाट? मम्प्स। एंड इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। जब आप पेशेंट को उनका माउथ ओपन करने के लिए बोलोगे ना, तो आपको लिटरली यहाँ पे 2 ऐसे बड़े बड़े रेड बॉल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन होगा। कुछ भी स्वैलो करने में पेशेंट को बहुत दर्द होता है। तो ये जो मम्प्स है देख लीजिए, इट इज पेनफुल, यानी कि दर्दनाक, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। किसका है? पैरोटिड ग्लैंड्स का है। और किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ पैरामिक्सोवायरस। अच्छा, बाकी के सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम याद है? 2 और सलाइवरी ग्लैंड्स के पैर थे, एक यहाँ पे था हमारे जॉ के एंगल पे जिसका नाम था सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और एक यहाँ सबसे छोटा हमारी टंग के नीचे था सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये सब आपको याद करना है, हमने पुराने लेक्चर्स में सब पढ़ लिया है। अगली बात हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर। अल्सर मतलब होता है छाला, जो आपको मुंह में बहुत ऐसे हमको लगता है ना कि हमको कुछ फुंसी हो गई है अंदर मुंह के, दैट इज एक्चुअली अल्सर। तो ये पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। हमारे माउथ के अंदर, हमारे ईसोफेगस के अंदर यानी कि फूड पाइप के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट दैट इज डुओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, बोलो मेरे साथ। पहला पार्ट डुओडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डुओडेनम, स्टमक और ईसोफेगस, ये जो 3 ऑर्गन्स है, अगर यहाँ पे अल्सर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अल्सर के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं? तो बेटा बहुत दर्द होता है सबसे पहली बात, दूसरा एसिडिटी होती है, जलन होती है, और कभी कभार ब्लीडिंग भी हो सकती है स्टूल के साथ में, या अगर वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें भी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो सकता है, माइल्ड। ठीक है, तो ये पेप्टिक अल्सर था। तो पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि ये जो पेप्टिक अल्सर है ना, ये हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से हो रहा है, हमको इतना टेंशन रहता है, हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमने एकदम ना के बराबर कर दी है, तो इन सब वजहों से क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर होता होगा, ऐसे लोगों को लगता था। तो ये गलत था। फिर आए 2 साइंटिस्ट, उनका नाम था
एक तो वॉरेन नाम था, रॉबिन वॉरेन, और दूसरे थे आपके बेरी मार्शल नाम के साइंटिस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट आए और इन्होंने बोला कि सुनो, ये जो पेप्टिक अल्सर है ना, ये तुमको स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, ये एक पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से होता है। सबने बोला कौन सा पैथोजन है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो हमको पेप्टिक अल्सर कॉज करता है? तो उन्होंने बताया कि इस पेप्टिक अल्सर को कॉज करने वाले पैथोजन का नाम होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। क्या नाम होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। फिर से बहुत डेंजरस नाम है मगर याद करना पड़ेगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। इसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर। कहाँ होता है? ईसोफेगस, स्टमक और डुओडेनम। क्या होता है? पेन होता है, एसिडिटी होती है। तो फिर इस बात के लिए ये जो दो साइंटिस्ट थे, वॉरेन और मार्शल, इनको ना नोबेल प्राइज मिल गया 2005 में। क्यों मिला? क्योंकि जब उन्होंने हमको ये पैथोजन का नाम बताया ना, तो पेप्टिक अल्सर को ठीक करने के लिए हमने एक एंटीबायोटिक बना ली। एंटीबायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन बना ली, जो इस बैक्टीरिया को मार सकता था। जब पहले हमें वजह ही नहीं पता थी इस पेप्टिक अल्सर की, तो हम दवाई नहीं बना पा रहे थे, हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हमको बैक्टीरिया का नाम पता चल गया, तो हमने क्या बना लिया? एंटीबायोटिक बना लिया। इस वजह से उनको मेडिसिन में 2005 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो जो हमने पेप्टिक अल्सर अभी पढ़ा है उसको हम देख लेते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ, इट इज एन ओपन सोर, लेजन और इरोजन ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, स्टमक और डुओडेनम। ठीक है, ईसोफेगस, स्टमक और डुओडेनम में जो एक खुला हुआ घाव, ओपन घाव होता है, जिसको आप छाला बोलते हो, उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसका कॉज क्या है? इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। सिम्टम्स क्या होते हैं? एसिडिटी होता है, पेन होता है, ब्लीडिंग होता है, हमने पढ़ लिया। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, मतलब कि एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन। किसने बताया? तो ये दो नाम है, रॉबिन वॉरेन एंड बेरी मार्शल नाम के साइंटिस्ट है। तो इनको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया। कब मिल गया? 2005 में मिल गया। कौन सी फील्ड में मिल गया? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिल गया। मेडिसिन तो हम जानते हैं, फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। फिर भी फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा छुपा रुस्तम डोज कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, देख लेते हैं। गॉल ब्लैडर, इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर। हाँ, हमने पढ़ा था कि जो लीवर का बाइल जूस है वो पहले कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में जाता है, एंड देन गॉल ब्लैडर कॉन्सेंट्रेट्स इट। हाँ, हमने अभी पढ़ा था कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है वो। गॉल ब्लैडर जो है लीवर के द्वारा भेजे गए बाइल जूस में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो बाइल जूस अब बचा है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब वो कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूस गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा? डुओडेनम में जाएगा। इट सेक्रेट्स बाइल जूस इनटू डुओडेनम। किसके थ्रू? वाया कॉमन बाइल डक्ट। अब तो तुमको पता है कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है। ये क्या है आपका? लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये क्या है? राइट हिपेटिक डक्ट। उससे कॉमन क्या बन गया? यहाँ पे ये बन गया कॉमन हिपेटिक डक्ट। फिर ये कॉमन हिपेटिक डक्ट किसमें कंटिन्यू हो रहा है? ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है जिसका नाम था सिस्टिक डक्ट। अब ये गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट और पूरे लीवर के जो दो डक्ट आ रहे हैं, दैट इज कॉमन हिपेटिक डक्ट, मिलाकर यहाँ क्या बना रहे हैं? कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं। बताया है मैंने, कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से मिलकर क्या बनता है आपका? कॉमन बाइल डक्ट बनता है। अब बात कर लेते हैं पैंक्रियास की। तो भैया पैंक्रियास क्या रिलीज करता है? पैंक्रियाटिक जूस, ये तो हमको पता है। अब और कहाँ भेजता है? डुओडेनम में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में भेजता है। कैसे भेजता है? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट।
अभी हमने पढ़ा था कि देखो ये जो आपका कॉमन बाइल डक्ट है, यहां से आपका पैंक्रियाटिक डक्ट भी आ रहा है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर मिलके एक कॉमन रास्ता बना रहे हैं, और इस कॉमन रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यही बोलते हैं। ये देखो पैंक्रियास का आ रहा था पैंक्रियाटिक डक्ट, ये था आपका कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट ने मिलकर क्या बना लिया? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मतलब लीवर, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियास। तो ये तो हमने पढ़ लिया। फिर वॉल्यूम, पैंक्रियाटिक जूस एक दिन में कितना रिलीज होता है? 500 to 800 ml, थोड़ा कम होता है। पीएच कितना है? 8.4, मतलब देखो कितने अल्कलाइन मीडियम में ये काम करता है। पीएच याद रखेंगे 8.4। आगे ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको बताया। एक बार लेबलिंग देख लेते हैं आपके लिए। इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। इसको हमने क्या बोला है? राइट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। फिर ये गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट जा रहा है? सिस्टिक डक्ट। अब ये गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलाकर ये क्या बना रहा है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है जी। अब ये पैंक्रियास से आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको? पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिला के यहाँ पे क्या बना रहे हैं? बार बार एक ही बात, मगर आपको याद कराने के लिए लिख रहे हैं बेटा। बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है आज, इसको भूलना नहीं है। हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देख लीजिए, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। Okay, so we are done with our lecture. Finally, it's time for Testapalooza. देखते हैं हमने कितना अच्छे से पढ़ा है, कैसे हम इसको आंसर करते हैं। पहला सवाल, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये दिख रहा है क्या? ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोलॉन क्या है? कोलॉन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन ही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। स्टमक में पूरा फाइनल डाइजेशन नहीं होता। स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का। कौन करता है? पेप्सिन। और थोड़ा सा लिपिड्स का भी होता है। कौन करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज होता है, वो भी लिपिड्स को क्या करता है? थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, मगर कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट फाउंड? किसमें नहीं है डाइजेस्टिव एंजाइम? इंटेस्टाइनल सेक्रीशन है, इसमें तो एंजाइम है। गलत। क्या है? हमने नाम याद नहीं करे हैं, लेकिन एंजाइम्स होते हैं। बाइल जूस, बाइल जूस कौन रिलीज कर रहा था? लीवर। और लीवर में केवल दो चीजें थी, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। एंजाइम्स तो है ही नहीं, तो सही जवाब क्या है? बाइल जूस है। सलाइवा के अंदर सलाइवा क्या होता है? सलाइवरी जूस। और सलाइवरी जूस के अंदर एक एंजाइम था सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में भी तो एक एंजाइम था पेप्सिन, तो ये भी गलत हो गया। इंटेस्टाइनल सेक्रीशन गलत बता दिया। सही जवाब क्या है आपका? बाइल जूस। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। पेप्सिन डिफर्स फ्रॉम ट्रिप्सिन। बड़ा ही मजेदार सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या अंतर है? बिकॉज पेप्सिन डाइजेस्ट। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो मैडम ट्रिप्सिन भी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अंतर क्या है? पेप्सिन स्टमक में रिलीज होता है, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। कौन लेकर आता है? पैंक्रियाटिक जूस लेके आता है। तो देख लेते हैं।
प्रोटीन्स इन एसिडिक मीडियम इन डुओडेनम। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है सही, एसिडिक मीडियम में करता है सही, क्योंकि स्टमक में HCl की वजह से 1.8 pH होता है, मगर इन डुओडेनम, यहाँ गलत हो गई बात, डुओडेनम में नहीं स्टमक में, तो ये आंसर गलत हो गया। अब पेप्सिन के बारे में लिखा है प्रोटीन्स डाइजेस्ट करता है, ठीक है, इन अल्कलाइन मीडियम, अभी हमने बोला अल्कलाइन नहीं एसिडिक होता है, 1.8 मीडियम होता है, pH होता है, देन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में करा, ठीक है, इन स्टमक, फाइनली अब हम सही आंसर पे आ गए हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा इन अल्कलाइन मीडियम, ये गलत हो गया, तो सही आंसर क्या है आपका? सी है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, सिलेक्ट द सेट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस अमंग द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? सबसे पहले सलाइवरी अमाइलेज, अच्छा सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी जूस में था जो माउथ में रिलीज हो रहा था, गलत। स्टीप्सिन, स्टीप्सिन मतलब पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, ये तो सही लग रहा है। टाइलिन, टाइलिन मतलब सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम है जो माउथ में रिलीज हो रहा है, ये भी गलत। आगे देख लेते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, हाँ जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, तो ये आंसर सही लग रहा है। स्टीप्सिन, ठीक है, और टाइलिन गलत हो गया, तो सही जवाब आपका सी है। आगे बढ़ते हैं हम। What role does the liver play in digestion? Liver digestion में कैसे हेल्प करता है? It produces insulin, गलत। वो पैंक्रियास सेक्रीट करता है जो हम आने वाले सेगमेंट में देखेंगे। नेक्स्ट, इट सेक्रीट्स बाइल, ठीक है, बाइल सेक्रीट करता है, which emulsifies fats, हाँ जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल में तोड़ता है, तो ये जवाब सही है। इट प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गलत, एंजाइम्स तो होते ही नहीं है बाइल जूस में। इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, गलत, एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, कैसे, जो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, तो सही जवाब हो गया इसका बेटा जी बी। अगला, डन, फाइनली वी आर डन विद द लेक्चर। अब देखते जाओ अगले लेक्चर में हमको क्या करना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का पार्ट 3 होगा, इसमें इंजेक्शन हो गया है, डाइजेशन आज हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया है, और अब हमको देखना है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, जो एक साथ हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, एंड लास्ट में हम देखेंगे टेस्टिपलूजा। ओके, तो ये सारी चीजें आपने आज फर्स्ट टाइम पढ़ी हैं, बहुत अच्छे से इसके नोट्स अपनी कॉपी में बनाइएगा और इसको लर्न करिएगा। टिल देन स्टडी हार्ड, सी यू ऑल सून, बाय बाय।